फर्स्ट फ्लाइट। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण है वो करने जा रहे हैं। इसमें पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इसमें हम देखेंगे इस पाठ में कि पौधों को संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है और वह जो जंतु होते हैं उनको संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं इनको इनको काटा जा रहा है, इनका अंधाधुंध इनको काटा जा रहा है। उद्योग स्थापित करने के लिए, घर निर्माण के लिए, कृषि इत्यादि के लिए इनका अंधाधुंध कटाव हो रहा है। वन जो हमारे हैं वो समाप्त हो रहे हैं। तो और जो वन्य जंतु हैं उनका शिकार किया जा रहा है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो बड़े जंतु हैं जैसे बाघ इत्यादि हैं वो तो फिर भी हैं, हमारा कुछ सरकार का भी ध्यान है, परंतु जो छोटे छोटे जंतु होते हैं जैसे छिपकली और ये छिपकली, केंचुए इत्यादि, तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। केंचुए हमारे लिए बहुत आवश्यक है जमीन को उपजाऊ बनाए रखने में। और इनको हम यहाँ, क्योंकि ये घूमते रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं और हम इन्हें आए दिन मार रहे हैं। ये सभी जंतु हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, परंतु हमारे अंदर कोई जागरूकता नहीं होने के कारण हम इन जंतुओं को नष्ट कर रहे हैं। हर एक जंतु, हर एक पौधा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जो वन होते हैं हमें इन वनों का बचाव करना चाहिए। जो जीव जंतु होते हैं इन्हें नहीं मारना चाहिए। अब जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य इत्यादि बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं ये? एक तो भरतपुर अभयारण्य है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है, लोकचाव वन्य जीव अभयारण्य है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जिसे कहते हैं। तो ये क्यों बनाए गए हैं? ताकि इनमें ये जो अभयारण्य होते हैं, संरक्षित क्षेत्र होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र होते हैं, इनमें क्या होते हैं कि इन क्षेत्रों में और इनके आसपास जो रहने वाले इलाके होते हैं वहाँ पे पौधों, जो ये जानवर होते हैं उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वहाँ पे वनों की कटाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनके रहने के लिए वन बहुत आवश्यक है। उन जो वन्य जंतु होते हैं इनका पोचिंग के लिए, शिकार के लिए इनको नहीं मारा जा सकता। वहाँ पे इनको मारना बिल्कुल निषिद्ध होता है और ये स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, ये भी सरकार का सुनिश्चित होता है। वहाँ पे जैसे स्वतंत्र रूप से ये जो जीव जंतु रहते हैं, जिस तरीके से चिड़िया वगैरह अंडे देती है, वो अपने हिसाब से वो काम करे, इसके लिए ये चीजें बनाई गई है। इन्हें हम मनुष्यों द्वारा किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, ये भी सरकार क्या है इनका ध्यान रखती है। फिर भी जो वहाँ पे उस क्षेत्र में आसपास के रहने वाले लोग होते हैं वो इन जंतुओं को नष्ट करते हैं। तो हमें व्यक्तिगत रूप से भी जागरूक रहना चाहिए। वैसे सरकार ने कुछ सरकारी एजेंसियां बनाई हुई है, कुछ लोग काफी जागरूक भी हैं, परंतु हर कोई ऐसे जागरूक नहीं है। जैसे हमने राजस्थान में देखा था कि जो सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और उन पर अभी तक वो केस चल रहा है। तो उस केस में अब जो बिश्नोई भाई थे वहाँ के, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी पहल की। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह की पहल होनी चाहिए। जैसे बिश्नोइयों ने जो वन्य जंतु होते हैं और जो वन होते हैं इनके संरक्षण के लिए बिश्नोइयों का काफ़ी योगदान रहा है। जो चिपको आंदोलन है ये भी बिश्नोइयों का था, क्योंकि जब पेड़ काट रहे थे तो बिश्नोई उनसे उनके पेड़ों के जाकर के लिपट गए थे, क्योंकि वो उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने पौधों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और वन्य जंतुओं के लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं। तो सिर्फ बिश्नोई नहीं, बाकी सब जातियों को भी हमें मिल करके, जितने भी हम लोग हैं, हमें मिल करके वन और वन्य जंतुओं को संरक्षण करना चाहिए। सरकार को भी काफ़ी सहयोग करना चाहिए। इसके बाद हम अब देखते हैं कि ये हमने थोड़ा देख लिया कि ये अभयारण्य क्या होते हैं, इनमें किस प्रकार जंतु इत्यादि रहते हैं, ये प्राकृतिक आवास में रहते हैं, कहाँ वन्य जंतु रहते हैं, वनों की हमें क्यों आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि वनोन्मूलन और इसके कारण। वनोन्मूलन को हम जानने से पहले, इसके कारणों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वनोन्मूलन होता क्या है। तो वनोन्मूलन क्या होता है? वनों को काटना क्या होता है? वनोन्मूलन उन्मूलन होता है, वन प्लस उन्मूलन से मिलकर के बना है। वनों का उन्मूलन यानी कि वनों को समाप्त करना कैसे करेंगे? काट करके। तो इनको जब हम जंगल में जाकर के लकड़ियाँ काटते हैं, उनकी तस्करी
करने के लिए या उद्योग धंधों के लिए, फर्नीचर के लिए या घर में जलाने के लिए जो हम लकड़ियों को काट रहे हैं, वन की लकड़ियों को, वो क्या है? वनोन्मूलन है। तो वो क्या है? वनोन्मूलन है। तो वनोन्मूलन का अर्थ क्या है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का अर्थ क्या है? वन को समाप्त करना, वनों को समाप्त करना। क्या है? वनों को समाप्त करना, वनों को समाप्त करना। वनों को समाप्त करना क्या है? वनोन्मूलन है। और प्राप्त भूमि का अन्य कामों में उपयोग करना क्यों किया जाता है? उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, ताकि लोग वहां पर क्या है? कृषि कर सके, चरागाह के लिए उस भूमि को उपयोग कर सके, घर बना सके, इत्यादि चीजों के लिए क्या है? वनों का उन्मूलन करते हैं। परंतु ये नहीं करना चाहिए। वन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। इनमें जो वनस्पतियां होती हैं वनों में, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्राप्त भूमि का अन्य कामों में उपयोग करने के लिए वनोन्मूलन होता है। प्राप्त भूमि का अन्य कामों में उपयोग, जो प्राप्त भूमि है उसका अन्य कामों में उपयोग करने के लिए क्या है? वनोन्मूलन किया जाता है। ये क्या होता है? वनोन्मूलन। अब वनोन्मूलन के कारण, वही फैक्ट्री इत्यादि स्थापित करने के लिए, और किसके लिए? उद्योग धंधों के लिए, फर्नीचर के लिए, चंदन की लकड़ी की तस्करी होती है, उससे अनेक जो सौंदर्य प्रसाधनों में ये काम आती है अनेक। इसका जो है ये धार्मिक महत्व भी है। इस कारण से इनके मनके बनाए जाते हैं। जो हाथ में औरतें माला पहनती हैं, वो भी चंदन की माला की कई लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे चंदन का ज़्यादा उपयोग क्या होता है कि जो पूजा पाठ की सामग्री होती है वहाँ पर भी चंदन का बहुत उपयोग होता है। सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, उनमें भी चंदन का बहुत उपयोग होता है। चंदन के फेस पैक होते हैं। तो ये चीजें क्या होते हैं? इस कारण से चंदन की लकड़ी की तस्करी होती है। तस्करी इत्यादि के लिए भी वनोन्मूलन होता है। तो कृषि भूमि की प्राप्ति के लिए, तो ताकि क्या है, लोग वहां पर कृषि कर सके। कृषि भूमि की प्राप्ति के लिए, कृषि भूमि की प्राप्ति के लिए, एक तो किसके लिए होता है? कृषि भूमि की प्राप्ति के लिए। और किसके लिए होता है? चरागाह के लिए। और किसके लिए होता है? चरागाह के लिए, चरागाहों के लिए, ताकि लोग वहां पे क्या है? अपने पशुओं को चरा सके, उनके लिए घास फूस इत्यादि हो, वहां से जो घास वगैरह है वो काट के ला सके। इस कारण से भी होता है। घरों और कारखानों में के निर्माण के लिए भी वनोन्मूलन होता है। घरों और कारखानों के निर्माण के लिए, घरों और कारखानों के निर्माण के लिए भी इसका जो है वनोन्मूलन किया जाता है। वनों को काटा जाता है। फर्नीचर बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए, और क्या होता है? सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के लिए, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के लिए, ईंधन के लिए, और किसके लिए? तस्करी के लिए, तस्करी के लिए। तो वनोन्मूलन किस कारण से होता है? वनोन्मूलन होता है कृषि भूमि की प्राप्ति के लिए। वनोन्मूलन क्या होता है? वनों को काटना, पेड़ों को काटना। पेड़ काटेंगे तो वन अपने आप कट जाएंगे, क्योंकि वन पेड़ से मिलते हैं। तो पेड़ों को काटना क्या होता है? वनोन्मूलन होता है। किस लिए किया जाता है? तो प्राप्त भूमि का अन्य कामों में उपयोग किया जाता है। कारण क्या है वनोन्मूलन का? क्या कारण है?
कृषि भूमि की प्राप्ति के लिए, चारागाहों के लिए, घरों और कारखानों के निर्माण के लिए, फर्नीचर के लिए, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के लिए, ईंधन के लिए और तस्करी के लिए इनका वनों को काटा जाता है कृषि भूमि की प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भूमि है उसमें कृषि कर सके और लोग अधिक जो जमींदार हैं उनको अच्छी आमदनी हो सके। इस लालच में आकर के क्या है कि जो वनों को काटा जा रहा है, परंतु जो वन होते हैं ये भूमि की उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं, मिट्टी का गठन होता है वो सुधरता है, जो बाढ़ आती है तो ये बाढ़ को रोकने में भी काफ़ी सहायक होते हैं। तो हमें थोड़े से लालच के लिए कृषि भूमि के लिए भी क्या है, हमें वनों को नहीं काटना चाहिए। चरागाहों के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पशु रखते हैं, वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे पशुओं को चरा लेंगे, तो वो जो चरागाह होते हैं ना, जो पशु जहाँ चराते हैं लोग, उनके लिए भी क्या होते हैं, वनों को काटते हैं ताकि यहाँ पर हम अपने पशुओं को चरा सके, उनको चारा मिल सके। घरों और कारखानों के निर्माण के लिए जो लोग होते हैं ये सोचते हैं कि यहाँ इस वन की भूमि है, इसका हम थोड़ा अधिग्रहण कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा मकान बन जाएगा। जो जो ये बिजनेस पर्सन्स होते हैं ये सोचते हैं ये अपनी इंडस्ट्रीज है ये यहाँ पे स्थापित कर ले, और जो वन की जो भूमि होती है उसका अधिग्रहण करके यदि ये वहाँ पर अपने कारखाने स्थापित कर लेते हैं और उसी सामान से रिलेटेड, तो ये वहाँ से क्या होते हैं, जो वन संपदा होती है वहाँ पे वनस्पति जात होते हैं, इनका उपयोग कर सके और वहाँ पे इनका अच्छे से बिजनेस जो कारखाना है एस्टेब्लिश हो जाए। तो इससे क्या होगा कि वो उतनी जमीन का तो अधिग्रहण कर ही लिया, और जो वन में जो वनस्पति थी उसका भी ये अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्नीचर के लिए जो घरों में जो मेज, बेड इत्यादि बनाए जाते हैं, सोफे इत्यादि बनाए जाते हैं, फर्नीचर होते हैं, इनमें क्या है, बड़े पैमाने पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। लोग क्या होते हैं, फर्नीचर, इसलिए लोग क्या है, फर्नीचर के लिए भी वनों को काटते हैं। ईंधन के लिए गाँव में औरतें होती हैं ये सोचती हैं कि ये वनों से जाकर के लकड़ी ले आती हैं, और करे भी क्या, तो गरीब जिनके पास मतलब कोई चारा नहीं होगा वो क्या करेंगे कि वन से जाकर के लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते हैं। तो इसलिए भी वनों को काटते हैं तस्करी के लिए। जैसे चंदन की लकड़ी की तस्करी है वो काफ़ी मशहूर है, चंदन की लकड़ी की बहुत ज़्यादा तस्करी होती है। तो आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो वनोन्मूलन हो रहा है ये इसके कुछ वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक भी हैं। वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारक कौन से हैं? तो वनोन्मूलन क्या होता है, कृषि भूमि की प्राप्ति के लिए होता है, चरागाहों के लिए होता है, घरों और कारखानों के निर्माण के लिए होता है, फर्नीचर के लिए होता है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री होती है उसके लिए भी इसका जो वनोन्मूलन होता है। क्योंकि जो चंदन इत्यादि की लकड़ी होती है ये अनेक फेस पैक बनाने में, अनेक क्रीम पाउडर इत्यादि बनाने में इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ईंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। और तस्करी, जो चंदन की लकड़ी है उसकी तस्करी भी बहुत होती है। तो के प्राकृतिक कारक, वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक भी होते हैं। जैसे अत्यधिक गर्मी के कारण वनों में आग लग जाती है, तो एक क्या होती है, दावानल। दावानल क्या कहते हैं, वन में लगने वाली आग क्या होती है, वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग क्या होती है, दावानल होती है। तो ये प्राकृतिक कारक होता है। और क्या होता है, सूखा पड़ना। यदि सूखा पड़ जाता है तो वन अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, उनको पानी नहीं मिलेगा। जब वृक्षों को पानी नहीं मिलेगा तो वो वृक्ष सूख जाएंगे, और इस कारण भी हमारे जो वन है वो समाप्त हो रहे हैं। दावानल और सूखा पड़ना, दावानल और सूखा पड़ना। तो वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण क्या है, दावानल और सूखा पड़ना। अत्यधिक गर्मी के कारण कई बार वनों में आग लग जाती है, इसके कारण क्या होता है कि वन समाप्त हो रहे हैं। और सूखा पड़ जाता है तो उस कारण भी वन जो वृक्ष होते हैं इन्हें पानी नहीं मिल पाता, इस कारण से वो वन है
वो सूख जाते हैं, वन हमारे समाप्त हो जाते हैं। अपने लालच के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं या वन प्राकृतिक कारण से समाप्त हो रहे हैं, चाहे जो भी कारण हो, परंतु इससे जो वनोन्मूलन होता है इसके गंभीर परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वनोन्मूलन के परिणाम, वनोन्मूलन के वनोन्मूलन के परिणाम, वनोन्मूलन के परिणाम कौन कौन से हैं? वनोन्मूलन जो हो रहा है, हम उद्योगों के लिए, फर्नीचर के लिए, जो उद्योग धंधों के लिए, कृषि के लिए जो हम वनों को काट रहे हैं, इसके क्या है बहुत गंभीर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। इससे क्या हो रही है, हमें जो पर्यावरण प्रदूषण है वो फैलता जा रहा है, CO2 का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी के ताप में जो वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जिसका हम आज के दिन इतनी चिंता जताई जा रही है, इसके कारण क्या हो रहा है, जो वो वनों की कटाई का ये एक परिणाम है। प्राकृतिक संतुलन है वो काफी प्रभावित हो रहा है, प्राकृतिक आपदाओं की जो संभावना है वो काफी बढ़ गई है, मिट्टी में परिवर्तित हो रही है। मिट्टी क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी में परिवर्तित हो रही है। मिट्टी की जो उपजाऊ सत्ता है वो काफी प्रभावित हुई है, मिट्टी का गठन है उसका स्तर निम्न हो गया है, मिट्टी की जल धारण क्षमता है उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारी मिट्टी है जो जल को सोख नहीं सकती, इस कारण से क्या है, जो सेम की जो समस्या हमारे आई हुई है, अभी जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई इसके कारण क्या है, हर जगह जल भराव हमें दिखाई दे रहा है। ये जल भराव क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है उसमें पानी को सोखने की क्षमता नहीं है। यदि वहाँ पे पेड़ होते बहुत सारे तो ये हमारी मिट्टी थी, इसकी जो जल धारण क्षमता थी वो काफ़ी होती और हमें इन समस्याओं का प्रभाव नहीं झेलना पड़ता। ये जो दुष्प्रभाव है ये हमें नहीं झेलना पड़ता। आज के दिन क्या है कि 3 साल हो गए काफ़ी बारिश आ रही है, इस कारण बहुत सारे इलाके ऐसे हैं वहाँ पे हम जहाँ देखो वहाँ पानी पानी है। ये सब वनोन्मूलन का ही परिणाम है। मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी हो गई है। आपने सुना होगा पहले अपने बड़े बुजुर्गों से हम ऐसे ही बीज डाल देते थे और जो फसल है वो बहुत होती थी। ये इनकी बात बिल्कुल सही है कि पहले बीज डाल देते थे और फसल जो वो बहुत अच्छी मात्रा में उपज होती थी, परंतु आज के दिन किसान भाइयों के कोई भी बचत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, जो मिट्टी है ना उसके पोषक तत्व हैं और उसका जो गठन है वो क्या है, हमारे वनों को काटने के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ है। किसान भाई ये सोचते हैं कि हमारे खेतों में यदि पेड़ नहीं होंगे तो उस जगह हमारी फसल बहुत ज़्यादा होगी, परंतु कितना ही समझाने पर हमारे किसान भाई इस बात को नहीं समझते कि ये जो हमारे खेतों में पेड़ इत्यादि है इसके कारण हमारी मिट्टी का जो गठन है वो काफ़ी अच्छा है, इसके कारण हमें बहुत अच्छी पैदावार मिल रही है। यदि थोड़े एरिया में फसल नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो एरिया है उसमें तो काफ़ी अच्छी फसल होगी, परंतु ये बात अभी तक नहीं मान रहे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो वनों का महत्व है वो काफ़ी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि वनोन्मूलन के परिणाम है, पृथ्वी का ताप है। अब हम देखते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये किस कारण है, वनोन्मूलन के कारण, क्योंकि वनोन्मूलन के कारण जो पृथ्वी का ताप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पृथ्वी ताप में वृद्धि, इसके कारण क्या है, पृथ्वी का जो ताप है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये किस कारण है, वनों की कटाई के कारण, क्योंकि वन थे जो ये वृक्ष थे ये इनके कारण वातावरण में शीतलता बनी रहती थी, वनों को काट दिया, इसके कारण जो तापमान है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। प्रदूषण स्तर में वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि किस प्रकार से हुई है, क्योंकि हमें पता है कि जो पौधे हैं ये जो प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में जो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब करती हैं तो ये कौन सी क्रिया होती है, इनका खाना बनाने की क्रिया होती है। इस क्रिया के दौरान ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण करते हैं, और हम क्या हैं, हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका यदि वन बहुत ज़्यादा कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण कौन करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण नहीं होगा तो ये क्या है, प्रदूषण में भी काफ़ी वृद्धि होगी। प्रदूषण स्तर
स्तर में वृद्धि। वनों को तो काट ही रहे हैं। अब दिवाली के नज़दीक हम लोग इतने पटाखे जलाते हैं कि दिवाली के आसपास के जो 10-12 दिन होते हैं उसमें हमारा सांस लेना दुभर हो जाता है। पहले आज से 10-15 साल पहले ये समस्या बिल्कुल भी नहीं थी, पर अब ये समस्या जो है गांव के एरिया में भी हमें देखने को मिल रही। शहरी एरिया में तो थी, पर गांव के एरिया में भी दिवाली के आसपास के जो 10-12 दिन होते हैं तब हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो प्रदूषण स्तर में जो है वो काफ़ी वृद्धि हुई है। और दिल्ली की सरकार को तो अभी से चिंता सताने लगी है कि अब दिवाली का दिन नज़दीक है तो क्या होगा। CO2 स्तर का बढ़ना, क्योंकि वो पौधों को जब हम काट देंगे तो CO2 का स्तर, CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, का स्तर अपने आप ही बढ़ जाएगा। क्योंकि हम ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, ये खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और जो पौधे हैं उन्हें हम काट रहे हैं तो उन्हें कोई लेने वाला ही नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसके स्तर में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। तो ये पृथ्वी द्वारा छोड़ने वाली कई विकिरण है उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। प्राकृतिक संतुलन है वो प्रभावित हो रही है। प्राकृतिक संतुलन है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो वनों में रहने वाले काफ़ी जंतु होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत सारी बीमारियों को है ना हमारी धरती पर फैलने से रोकते हैं। जो वनस्पति होती है वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो प्राकृतिक संतुलन इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमने वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी है। इसके कारण क्या है, प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। और इससे क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाओं की संभावना है काफ़ी बढ़ गई है। बाढ़ जैसी जो आपदाएं हैं वो काफ़ी आ रही हैं। जो भूमिकंपन होता है जिसे क्या हम कहते हैं उसे कि भूकंप आ गया है, तो वो क्या है, ये सब वनों की कटाई के कारण हो रहा है। इसी कारण से ये जो प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना काफी बढ़ गई है। प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ना, इसके कारण क्या है, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना है वो काफी बढ़ गई है। इसके कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावना काफी बढ़ गई है। और इससे क्या है, विश्व उष्णन का खतरा, जो ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का स्तर इतना बढ़ गया है वो क्या है, वो भी इससे वनों की कटाई का परिणाम है। विश्व उष्णन का जो खतरा है वो काफी बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग आज के दिन जो है ये विश्व स्तर पे जो है वो काफी बड़ी समस्या बनी हुई है। क्योंकि हम लोग क्या है, हमें ठंड चाहिए तो कोई भी वृक्षों को बचाना नहीं चाहता, ऐसे खरीदने जाते हैं हम, ठीक है। उससे क्या है, विश्व उष्णन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यदि पेड़ होते हैं, आपने पहले देखे होंगे बरगद के पेड़ हैं, आप बरगद के पेड़ की छाया में जाओ, उसके नीचे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा हमें शीतलता मिलती है। पर आज के दिन कौन बरगद के नीचे जा कर के बैठे, घरों में AC ले आए हैं, एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, गाड़ी में AC है, हर कोई गाड़ी में चल रहा है। इससे क्या होगा, विश्व उष्णन का जो खतरा है बढ़ रहा है। और पेड़ों को हम काट रहे हैं ताकि वहाँ से मुनाफा हो जाए, तो हम घर में AC इत्यादि सामान ले आए, तो विश्व उष्णन का खतरा है। सूखा पड़ना, सूखा क्यों पड़ता है, क्योंकि वन जो होते हैं, ये पेड़ होते हैं, ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं। जब हम पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगी कि वर्षा कहाँ से आएगी, जब वर्षा ही नहीं होगी तो क्या है, सूखा पड़ जाएगा। पेड़ होते हैं ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं। इससे जो मृदा के गुण हैं उनमें भी काफी परिवर्तन आ गया है। मृदा के गुण हैं उनमें काफी परिवर्तन आ गया है। किस तरीके से आ गया है, जो मिट्टी है वो इतनी, मृदा किसे कहते हैं, मिट्टी को कहते हैं। किसे कहते हैं, मिट्टी को कहते हैं। मिट्टी को मृदा गुणों में परिवर्तन
मृदा यानी कि मिट्टी के जो गुण हैं उनमें परिवर्तन आ गया है। वनों को काटने के उनमें मिट्टी के गुणों में परिवर्तन आ रहा है। मिट्टी क्या है, मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं रही, उसके और मिट्टी जो मरुस्थलीकरण है वो हो रहा है। मरुस्थलीकरण क्या होता है, मरुस्थलीकरण, इससे क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। मरुस्थलीकरण क्या होती है, रेगिस्तानी मिट्टी जो टिब्बे की मिट्टी होती है ना, ऐसी मिट्टी में मिट्टी परिवर्तित हो रही है जिसकी उपजाऊ क्षमता नहीं होती। तो वनों को काटने के कारण मरुस्थलीकरण हो रहा है। मिट्टी के जो जल धारण क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ना। मिट्टी जो जल को अपने अंदर सोख लेती है, इस कारण से फिर यदि काफी लंबे समय तक हम पानी नहीं देते हैं तो वो मिट्टी क्या होती है, उसमें वो पानी नमी बनी रहती है। और जो पानी जब मिट्टी में खड़ा नहीं रहेगा, फसलों में पानी खड़ा नहीं रहेगा, तो वो फसलें क्या है, जब गर्मी पानी खड़ा रहने के कारण गर्मी पड़ती है तो फसलें बर्बाद होती हैं। परंतु यदि मिट्टी पानी को सोख लेती है तो वो क्या होती है, वो और ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, उससे फसल बहुत ज्यादा होती है। तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता पर प्रभाव की जल धारण क्षमता प्रभावित हो रही है। इससे प्रभावित कैसे हो रही है कि मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो कम हो गई, इससे हमारी फसलें भी कम हो गई। मिट्टी के पोषक तत्व और जो मिट्टी का गठन है ये प्रभावित हो रहा है। मिट्टी के पोषक तत्व कम हो गए हैं, मिट्टी का गठन है वो कम हो गया। इसके कारण इस मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी, मिट्टी के जो पोषक तत्व थे उनमें कमी आ गई। मिट्टी के क्या थे, पोषक तत्वों में कमी आ गई और मिट्टी गठन का प्रभावित होना। मिट्टी का जो गठन है वो भी इससे उस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। तो इससे मिट्टी के गठन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे जो फसलें हैं वो भी हमारी काफी हद तक प्रभावित हुई है। तो ये जो वनोन्मूलन के थे ये दुष्परिणाम थे। तो वनोन्मूलन क्या है, इसके कारण वनोन्मूलन, वनों को काटना, वनों को काटने के क्या क्या बुरे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। पृथ्वी के तापमान है उसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। प्रदूषण स्तर है वो काफी बढ़ रहा है। CO2 का स्तर है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है वो भी बढ़ रहा है। मृदा के गुणों में परिवर्तन, मृदा यानी कि मिट्टी जो है वो मरुस्थलीय मिट्टी में तब्दील हो रही है। ऐसे में जो कृषि के लिए जो भूमि है, कृषि योग्य जो भूमि है वो बहुत कम हो जाएगी। प्राकृतिक संतुलन है वो काफी प्रभावित हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं की संभावना है वो काफी बढ़ गई है। विश्व उष्णन है उसका खतरा यानी बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। उष्णन यानी कि गर्मी पड़ना, सूखा पड़ना, क्योंकि जब पेड़ों को काटेंगे तो वर्षा कैसे आएगी, क्योंकि पेड़ होते हैं ये वर्षा लाने में सहायक होती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है। मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ रही है और मिट्टी का गठन है ये प्रभावित हो रहा है। तो ये थे वनोन्मूलन के परिणाम, वनोन्मूलन के दूसरे करना चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीय परंपरा है। सरकार क्या है, नियम बनाती है, विधियां बनाती है और नीतियां बनाती है। सरकार नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। पौधे और जंतुओं के लिए कुछ संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र इस वजह से सरकार ने घोषित किए हैं, जैसे वन्य जंतु अभ्यारण्य हैं, ठीक है। पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र, पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र
संरक्षित क्षेत्र और सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, और ताकि वहां पर पौधे और जंतु क्या हैं वो सुरक्षित रह सकें। इसके लिए कुछ अभयारण्य बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जैव संरक्षण क्षेत्र हैं वो बनाए गए हैं। तो इसके लिए सरकार काफी प्रयासरत है। इसके लिए सरकार क्या बना रही है, वन्य जंतु अभयारण्य। वन्य जंतु अभयारण्य वे होते हैं जहाँ पर ये जो वनों में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे मगरमच्छ इत्यादि, बाघ, मगरमच्छ, बाघ, हिरण, जो नीलगाय इत्यादि होते हैं, ये क्या है, ये वहां पर रह सके, इनको कोई भी किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए, ये क्या होते हैं, वन्य जंतु अभयारण्य। क्या बनाई है सरकार ने, वन्य जंतु अभयारण्य। क्या बनाए हैं, वन्य जंतु अभयारण्य। और क्या बना रही है सरकार, राष्ट्रीय उद्यान बना रही है। राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर ये जो वन्य जंतु होते हैं, इनमें वन्य जंतु आराम से घूम फिर सकते हैं, अपने आवास बना सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम कहेंगे कि हाँ इस जगह इनको आकर के रहना, अपने हिसाब से जैसे इनका नेचर है वैसा ये रह सके। तो ये क्या बनाया है सरकार ने, राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं। ये काफी बड़े एरिया में होते हैं, किलोमीटर एरिया में होते हैं, ताकि ये जो वन होते हैं ना, इन्हें ही राष्ट्रीय उद्यान वगैरह घोषित किया गया है कि इतना एरिया है। इसके वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे सरकारी नियम लागू होते हैं कि वहाँ पे यदि हमारा प्रवेश होगा तो सरकार की अनुमति के बगैर नहीं होगा, हम वहाँ नहीं प्रवेश कर सकते। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। इसमें क्या है, ये जो आदिवासी जनजातियां वगैरह होती हैं, ये आदिवासी हैं, ये यहाँ पे रह सके और जैसी इनकी परंपराएं हैं ये उस हिसाब से रह सके। हम यूँ नहीं कह सकते कि आप हमारे मॉडर्न हिसाब से रहो, ये वहाँ पे जैसी इनकी परंपरा। ये क्या है, पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र और सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, वन्य जीव, वन्य जंतु अभयारण्य होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र होते हैं। इनमें क्या है, वनस्पति जात, प्राणी जात और उनके आवास हैं, इनके संरक्षण के लिए ये क्या है, ये चिन्हित किए गए हैं कि यहाँ पे ये जो एरिया है, इनमें ये वन्य जंतु रहेंगे, ये आदिवासी जातियां हैं ये रहेगी, और ये अपनी परंपरा के हिसाब से यहाँ पे रह सकती है। उनके जो जीवन है इनमें छेड़छाड़ करने की हमें कोई भी इजाजत नहीं होती। इन क्षेत्रों में निषिद्ध क्या है, निषिद्ध यानी कि मनाही क्या है, इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। निषिद्ध क्या है, यानी कि मनाही जो है वो किस किस चीज की है, निषिद्ध क्या है, निषिद्ध है शिकार करना। क्या है, शिकार करना यहाँ पे मना है। हम यहाँ पे क्या है, ये जो वन्य जंतु है इनका हिरण इत्यादि का, बाघ इत्यादि का शिकार नहीं कर सकते। पहले के लोग क्या थे, राजा महाराजे थे, वो मनोरंजन के लिए शिकार पे निकलते थे। हमने काफी सुना भी है कि यहाँ पर शिकार करना मना है। वैसे अब शिकार करना हर जगह मना है, हम कहीं पे भी शिकार नहीं कर सकते। शिकार करना क्या क्या है, शिकार करना क्या मना है, शिकार करना। और क्या है, वृक्षारोपण। इन क्षेत्रों में हम वृक्षारोपण नहीं कर सकते, बाग इत्यादि है वो हम नहीं लगा सकते। और यहाँ पर क्या मना है, पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, पोचिंग भी यहाँ पर मना है। पोचिंग होता है कि लोग पशुओं की खाल प्राप्त करने के लिए जो उनका शिकार करते हैं तो वो होता है पोचिंग। तो इन क्षेत्रों में पोचिंग की भी मनाही है। चरागाह है वो भी मना है। यहाँ पे इन भूमि को हम चरागाह के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, पशुओं को चराने नहीं ले जा सकते। वृक्षों की जो कटाई है वो नहीं कर सकते, हम किसी वृक्ष हैं उसको काट नहीं सकते। तो इससे जब वृक्षों को नहीं काटेंगे तो वह वृक्ष हैं वो सुरक्षित रहेंगे। चरागाह के लिए भूमि इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहाँ के जो
वनस्पतियां हैं वो भी विनिष्ट नष्ट नहीं होंगी। तो वृक्षों की कटाई, चरागाह इत्यादि यहाँ पर मना है। तो इससे वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में क्या क्या मना किया गया है, ये क्यों घोषित किए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर हम एज यूजुअल जो एक्टिविटीज हैं वो नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, पोचिंग नहीं कर सकते, चरागाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम शिकार नहीं कर सकेंगे, पोचिंग नहीं कर सकेंगे, तो वहाँ के जो जंतु हैं उनको अपने मनोरंजन के लिए, जैसे उनको जैसे सर्कस इत्यादि के लिए जंतुओं को क्या है कि फोर्स किया जाता था, वो भी मना है। फिल्मों इत्यादि के लिए हम जंतुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उन्हें किसी प्रकार से बाध्य नहीं कर सकते कि आप ऐसे ही रहो, तो इसके लिए भी ये मना है। तो इससे क्या होगा, वन्य जो प्राणी है, प्राणी जात है, उनकी सुरक्षा होगी। और चरागाह के रूप में यदि हम वन भूमि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहाँ की जो वनस्पति है वो सुरक्षित होगी। तो इस प्रकार से हमारी वनस्पति जात सुरक्षित होगी, ना हम वनों को काट सकते हैं। तो इससे क्या है कि इससे हमारा जो प्राणी जात और वनस्पति जात है इसे काफी सुरक्षा मिलेगी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा कि अभ्यारण्य होते हैं, ये अभ्यारण्य क्या होते हैं। ये अभ्यारण्य होते हैं ना, यहाँ पे जो जंतु होते हैं उनके आवास होते हैं, ये किसी प्रकार के विक्षोभ से है, यानी कि हानि होती है उससे बचे रहते हैं। अभ्यारण्य में जो जंतु होते हैं और उनका जो आवास वो अपने हिसाब से बनाते हैं, उनमें हम किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो वो अभ्यारण्य होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं कि ये वन्य जंतुओं के लिए क्या होते हैं, ये सुरक्षित क्षेत्र होते हैं। वो वहाँ पे क्या है आराम से अपने हिसाब से घूम फिर सकते हैं और अपने जो रहने के स्थान है वो बना सकते हैं। प्राकृतिक वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग कर सकते हैं। ये जो वन्य जंतु होते हैं वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे, वहाँ पे ये मतलब जो ये वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको अपने मतलब चारे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पे रहते हैं, गोबर इत्यादि भी करते हैं, लेट्रिन सुसु यानी कि सब कुछ करते हैं। उनकी वहाँ पे किसी प्रकार की मनाही नहीं होती और इनको गुस्सा आए तो हो सकता है किसी पेड़ को नुकसान भी पहुंचाए। ये पेड़ों को नुकसान पहुंचाए इसमें क्या है उनको कोई रोकता नहीं है, तो ये आपस में लड़ झगड़ सकते हैं, मिलके रह सकते हैं, जैसे भी रहे अपने नेचर के हिसाब से ये रह सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, इनमें क्या होते हैं, ये जो वन्य जीव होते हैं, पौधे होते हैं, जंतु और ये जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासी हैं, ये अपने पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने के लिए ये क्या है विशाल संरक्षित क्षेत्र है कि ये जो आदिवासी लोग हैं ये इस क्षेत्र में रह सकते हैं, क्योंकि ये अपने पारंपरिक ढंग से वहां पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षण होता है, क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है ये क्यों बनाया गया है, जैव विविधता होती है उसको संरक्षण देने के लिए, जो जीवों में अलग अलग जीव पाए जाते हैं उनको सुरक्षा मिले, आदिवासी है ये पारंपरिक ढंग से अपना जीवन यापन यहाँ पर कर सके। जैव विविधता का अर्थ है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, जैव विविधता। अब ये जो जैव विविधता है उसका हम अर्थ देख लेते हैं। जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता, जैव विविधता क्या होती है कि उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो वो एरिया होता है ना, कोई एक विशेष एरिया है, उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले, उस एरिया में पाए जाने वाले, उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जितने भी जंतु होते हैं, पौधे होते हैं वाले, कौन क्या क्या होते हैं, जंतु, पौधे, जंतु, पौधे इत्यादि होते हैं, उनको क्या है जंतु होंगे, पौधे होंगे, उन और जो सूक्ष्म जीवों की जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं और
जीवों की और सूक्ष्म जीवों की जो प्रजातियां होती है, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां हैं, उनको क्या है, संरक्षण देना। उन जो प्रजा की जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं वो क्या होती है, जैव विविधता होती है। और जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं कि उस क्षेत्र में ये जो जैव विविधता होती है उन संस्कृति को बनाए रखने में ये सहायक होते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, उस क्षेत्र की जो जैव विविधता और संस्कृति होती है उसको बनाए रखने में सहायक होते हैं। आरक्षित क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत अन्य आरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। एक आरक्षित क्षेत्र होगा उसके अंतर्गत अन्य आरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जैसे पचमढ़ी आरक्षित पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके अंतर्गत क्या आता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है। इसमें क्या आता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है। सतपुड़ा मम्मी ना बोल, मैं वीडियो बनाऊं इधर। बोरी वन्य जंतु अभ्यारण्य, इसके अंतर्गत और क्या आता है, बोरी वन्य जंतु अभ्यारण्य, बोरी वन्य जंतु अभ्यारण्य, बोरी वन्य जंतु अभ्यारण्य। और यहाँ इसके अंतर्गत क्या आता है, और आता है पचमढ़ी वन्य जंतु अभ्यारण्य, पचमढ़ी वन्य जंतु अभ्यारण्य। एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत कई अन्य आरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसके अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है, बोरी वन्य जंतु अभ्यारण्य आता है और पचमढ़ी वन्य जंतु अभ्यारण्य आता है। हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज का हमारा टॉपिक है पेड़ पौधे और जीव जंतु। जो हमारा चैप्टर 7 चल रहा है क्लास 8 साइंस का, उसमें अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या होते हैं कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वनस्पति जात क्या होते हैं कि उससे किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, विशेष पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, वनस्पति जात होते हैं। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति जात क्या होते हैं, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वनस्पति जात होते हैं। क्या होते हैं, वो होते हैं वनस्पति जात होते हैं। जैसे पचमढ़ी है उसके वनस्पति जात कौन कौन से हैं, पचमढ़ी के वनस्पति जात हैं साल, आम, साल का पेड़, आम का पेड़, जामुन, सोगान,
साल, आम का पेड़, जामुन, सौगान, अर्जुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, अर्जुन का जो पेड़ होता है, और सिल्वर फर्न, सिल्वर फर्न। साल, आम, जामुन, सौगन, अर्जुन, सिल्वर फर्न, ये क्या है? वनस्पति के वनस्पति जात कौन कौन से हैं? साल, आम, जामुन, अर्जुन, सिल्वर फर्न। वनस्पति जात होते क्या हैं? क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। जैसे पचमढ़ी में जो पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र है, उसमें ये साल, आम, जामुन, सौगान, अर्जुन और सिल्वर फर्न ये विशेष रूप से वहां पाए जाते हैं। प्राणी जात होते हैं विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। विशेष प्राणी, किसी क्षेत्र, कोई क्षेत्र होता है उसमें विशेष रूप से जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राणी जात कहते हैं। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु क्या होते हैं? प्राणी जात होते हैं। और पचमढ़ी के जो प्राणी जात है वो क्या है? हिरण, तेंदुआ, हिरण, तेंदुआ, हिरण, तेंदुआ, भेड़िया, चीतल, भेड़िया, चीतल और जंगली कुत्ता। और क्या होते हैं? जंगली कुत्ता। तो ये पचमढ़ी के प्राणी जात हैं, यानी कि ये पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र है, उसमें ये जो पशु हैं ये विशेष रूप से पाए जाते हैं, ये वहाँ के प्राणी जात हैं। पचमढ़ी के प्राणी जात कौन कौन से हैं? हिरण, तेंदुआ, भेड़िया, चीतल, जंगली कुत्ता इत्यादि। और पचमढ़ी के जो वनस्पति जाते हैं वो कौन कौन से हैं? साल, आम, सौगान, अर्जुन, सिल्वर फर्न इत्यादि ये पचमढ़ी के वनस्पति जात हैं। तो ये क्या है? तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में अब हमने देख लिया, तो आशा करती हूँ कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो मुख्य रूप से पौधे और जंतुओं की जो प्रजातियां होती है जो उस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है वो क्या होती है? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। इन्हें स्पीसीज भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्पीसीज। इन्हें स्पीसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें स्पीसीज कहते हैं। पौधे और जंतुओं की वह स्पेशल, विशेष रूप से प्रजाति जो किसी क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। पौधों और जीव जंतुओं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति स्पीसीज जिसे कहते हैं वो क्या होती है? पौधों और जीव जंतुओं की वह प्रजाति जो उस क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। कि पौधों और जीव जंतुओं की वह प्रजाति जो
विशेष में, उस क्षेत्र विशेष जो उस क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, विशिष्ट रूप से पाई जाती है, वो क्या होती है? स्पीसीज होती है। वो क्या होती है? स्पीसीज होती है। वो स्पीसीज होती है। अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। ये क्या होती हैं? अन्य जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। ये क्या होती है? अन्य क्षेत्रों में जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, और जो उस क्षेत्र की जो स्पीसीज होती है ना, उस क्षेत्र में अपने आप प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, क्योंकि वहां का वातावरण कुछ ऐसा होता है। इस वजह से वो जो पौधों की और जो पौधों और जीव जंतुओं की वो विशेष प्रजाति है, वो उस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे उदाहरण, इसका उदाहरण क्या हो गया? मैंने पहले करवाया था कि उदाहरण क्या हो गया? जो पचमढ़ी में साल के पेड़ हैं, साल एक घंटा खेलो, जल्दी बाद में आके पढ़ना। उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है? जैसे पचमढ़ी में साल और जंगली आम। पचमढ़ी में क्या है? साल और जंगली आम। ये वहां पर यहाँ की जो है वनस्पति जात है उनकी स्पीसीज पाई जाती है। और पचमढ़ी में क्या होता है कि पचमढ़ी में विसन, भारतीय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी। पचमढ़ी में विसन, भारतीय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी। भारतीय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी। उड़ने वाली गिलहरी। विषम, भारतीय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, ये क्या है? पचमढ़ी की स्पीसीज है। स्पीसीज यानी कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है? पौधे और जीव जंतुओं की वह प्रजाति जो उस क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, वह प्रजाति इत्यादि है। ये वनस्पति जात और जो जंतुओं की प्रजाति है, जैसे उड़ने वाली गिलहरी, भारतीय गिलहरी, विसन इत्यादि, ये पचमढ़ी में की स्पीसीज हैं। तो ये स्पीसीज का समझ में आया होगा। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति या स्पीसीज क्या होती है? जो पौधे और जीव जंतुओं की वह प्रजाति, पौधे और जीव जंतुओं की वह प्रजाति जो उस क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। जो उस क्षेत्र विशेष में क्या होती हैं? ये विशिष्ट रूप से पाई जाती है। अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। अन्य क्षेत्र होते हैं वहां पे प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। उदाहरण है पचमढ़ी में साल और जंगली आम। साल और जंगली आम। और जो प्राणी जात है उनमें विषम, भारतीय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी। विषम, भारतीय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी। तो ये वहां पचमढ़ी की
जो है ये स्पीसी अभ्यारण्य होते हैं, ये क्या इनमें होते हैं जो ये वन्य प्राणी होते हैं सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। ये जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य होते हैं इनमें हम प्राणियों जो ये रहने वाले जीव जंतु होते हैं हम उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते, उनके जीवन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उन पशु पक्षियों को हम पकड़ नहीं सकते, जो पौधे होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काट नहीं सकते। तो वन्य प्राणी यहाँ पे सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। इनमें क्या होते हैं कि जो वन्य प्राणी होते हैं ये सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। प्राणी और वन्य जंतुओं को मारना और उनका शिकार करना, और उनको पकड़ना यहाँ पर मना होता है। प्राणी जितने भी यहाँ पे प्राणी जात जो पाए जाते हैं, जो भी जैसे पचमढ़ी में उड़ने वाली गिलहरी, भारतीय गिलहरी, विशन इत्यादि हो गए, जो और वन्य जंतु जो होते हैं, वन्य जंतु होते हैं इनको मारना, शिकार करना, इनका शिकार जो करना है वो भी जो खाल इत्यादि के लिए हम खाल इत्यादि के लिए जो पोचिंग करते हैं वो पोचिंग करना, ये सब वहां पर प्राणी उद्यान होते हैं। प्राणी उद्यान क्या होते हैं कि वह ऐसा क्षेत्र जहां पर ऐसी क्षेत्र यानी कि ऐसा एरिया जगह जहां पर प्राणियों का संरक्षण करते हैं, उन्हें मार नहीं सकते, उनका शिकार इत्यादि नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं प्राणी उद्यान। आपने प्राणी उद्यान का नाम सुना होगा। तो ये प्राणी उद्यान, तो आप सोचते होंगे कि ये प्राणी उद्यान क्या होते हैं। प्राणी उद्यान और कुछ नहीं होता, ये ऐसी जगह ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो ये जंतु होते हैं इनको जो जंतु यानी कि वहाँ पे प्राणी जात जो भी जीव जंतु इत्यादि पाए जाते हैं उनका संरक्षण करते हैं। ऐसा क्षेत्र यानी कि एरिया जहां प्राणियों का संरक्षण करते हैं, प्राणियों का संरक्षण करते हैं, वो क्या होते हैं प्राणी जात होते हैं। वो क्या होते हैं प्राणी उद्यान। क्या होते हैं वो प्राणी उद्यान होते हैं। संकटापन्न वन्य जंतु, संकटापन्न वन्य जंतु कौन कौन से होते हैं? ऐसे जीव जंतु जिनकी जो प्रजातियां हैं वो लगभग विलुप्त होने के कगार पे है, या जो है वो अब उनकी जो संख्या है वो घटती जा रही है। और सरकार इस बात को लेकर के काफी चिंतित रहती है। क्यों चिंतित रहती है? क्योंकि ये जितने भी प्राणी होते हैं ये हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। सभी जीव जंतु मनुष्य जीवन के भले के लिए है। तो संकटापन्न जो वन्य जंतु हैं वो कौन कौन से हैं? संकटापन्न वन्य जंतु, संकटापन्न वन्य जंतु कौन कौन से हैं? ये है काला हिरण, हाथी, काला हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, सुनहरी
सिर वाली बतख वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ और गेंडा, कच्छ गेंडा, कच्छ मगरमच्छ, मगरमच्छ, अजगर, ये क्या है संकटापन, ये क्या है संकटापन वन्य जंतु। संकटापन वन्य जंतु कौन से होते हैं? ऐसे जंतु जिनकी जो प्रजातियां हैं वो लगभग या तो बहुत ज्यादा उनमें कमी आ रही है और या वो लगभग समाप्त होने के कगार पर है, उन्हें क्या कहते हैं? संकटापन वन्य जंतु कहते हैं। जैसे काला हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, गेंडे, कच्छ मगरमच्छ और ये अजगर है, ये क्या है? संकटापन वन्य जंतु हैं। प्राणी उद्यान ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्राणियों का संरक्षण करते हैं वो क्या होते हैं? प्राणी उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है? हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ये क्या है? भारत का प्रथम आरक्षित वन है। क्या है? भारत का प्रथम आरक्षित वन है। आरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सर्वोत्तम किस्म के टीका वन कौन से होते हैं? सौगात के वन होते हैं, वो होते हैं सर्वोत्तम किस्म के टीका वन पाए जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म के टीका वन यहाँ पर पाए जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म के टीका वन यहाँ पर पाए जाते हैं। उद्यान की चट्टानों में क्या है? आवास स्थित है। उद्यान की चट्टानों में इस उद्यान में जो चट्टानें हैं वहां पर आवास यानी कि रहने के स्थान हैं। उद्यान की चट्टानों में आवास स्थित हैं। क्या है? यहाँ पर आवास स्थित हैं। उद्यान की जो चट्टानें हैं वहां पर इससे क्या है? मनुष्य की गतिविधियों के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो इनसे क्या होते हैं? मनुष्य की गतिविधियों के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो मनुष्य की गतिविधियां हैं वो कभी होती थी। मनुष्य गतिविधियों के ऐतिहासिक प्रमाण यहाँ मिलते हैं। थे उनके जीवन यापन की जानकारी है वो मिलती है से आदि मानव
आदि मानव थे वो अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे, किस प्रकार रहते थे। आदि मानव के जीवन यापन, आदि मानव के जीवन यापन की जानकारी मिलती है, की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इससे हमें जो आदि मानव है उसको वो अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता था उसकी जानकारी मिलती है। चट्टानों से क्या है, पेंटिंग की कलाकृति मिली है। चट्टानों से और क्या मिली है, पेंटिंग कलाकृति मिली है। पेंटिंग कलाकृति मिली है, पेंटिंग की कलाकृति मिली है। इससे क्या है, पेंटिंग कलाकृति मिली है। कलाकृति में, इन कलाकृति में क्या है कि लड़ते हुए जंतु और मनुष्यों को दिखाया गया है, शिकार करते हुए दिखाया गया है, नृत्य करते हुए यानी कि नाचते हुए चित्र हैं वो हैं, और क्या है कि वाद्य यंत्रों को बजाते हुए चित्र हैं। आदिवासी अब भी जंगल में ही रहते हैं। आदिवासी क्या हैं, अभी भी जंगल में रहते हैं। आदिवासी, ये जो आदिवासी हैं ये अब भी कहाँ रहते हैं, ये जंगलों में रहते हैं। यहाँ से मनुष्य गतिविधियों के क्या है, ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। मनुष्य गतिविधियों के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। इससे क्या है कि आदि मानव किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता था, वो किस प्रकार रहता था, क्या खाना खाता था, क्या पहनता था, ये जानकारी मिली है। क्योंकि यहाँ से पेंटिंग की कलाकृति मिली है, तो कलाकृतियों में वो उस समय की जो है हमें काफी जानकारी मिलती है। क्योंकि वो शिकार करते हुए वाद्य यंत्र बजाते हुए, नृत्य करते हुए, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उन्हें नाचने गाने का ज्ञान था, संगीत की भी उन्हें जानकारी थी, और वो लोग क्या है, शिकार करते थे। और वो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना। ये क्या है, बाघ परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना। ये बाघ परियोजना है, ये क्या थी इसके बारे में अब हम थोड़ा देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर ये किसके लिए थी, बाघों के संरक्षण के लिए थी। किसके लिए थी, बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए। किसके लिए थी, बाघों के संरक्षण के लिए थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि देश में जो बाघों की उत्तरजीविता है और संवर्धन करना, बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना, कि बाघ जीवित रह सके और उनका जो है, जो ये बाघ है इनका जन्म भी हो सके। तो बाघों की उत्तरजीविता करना, और जो बाघ हैं उनका कोई शिकार ना करे, उनको बचा के रखना। बाघों की, देश में बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना, इसका प्रोजेक्ट टाइगर का क्या उद्देश्य था, बाघों की उत्तरजीविता और बाघों की उत्तर जीविता, बाघों की उत्तर जीविता और संवर्धन करना, बाघों की उत्तर जीविता और संवर्धन करना। बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य था कि बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन की समाप्त होने वाली स्पीशीज
का संरक्षण करना। स्पीसीज क्या होती है? जो क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विशेष, जो उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी स्पेशल प्रजातियां जो होती हैं वो क्या होती है? स्पीसीज। समाप्त होने वाली स्पीसीज को बचाना, उनकी जो प्रजातियां हैं वो खत्म ना हो जाए, उन्हें बचाए रखें। तो ये क्या है? इसका उद्देश्य है। संकटापन जंतु कौन कौन से होते हैं? संकटापन जंतु वो जंतु होते हैं जो एक निश्चित, जिनकी संख्या क्या है? एक निश्चित स्तर से कम हो रही है। संकटापन क्या है? संकटापन जंतु कौन से होते हैं? जिनकी जो संख्या है वो एक निर्धारित स्तर है उससे कम होती जा रही है और हमें खतरा है कि वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। छोटे प्राणियों के जो विलुप्त होने की संभावना है वो काफ़ी अधिक रहती है, क्योंकि वो जो हमारे छोटे छोटे प्राणी होते हैं वो जब भी हमारे आगे आते हैं तो वो पाँव के नीचे कुचले जा रहे हैं और हम उन्हें मार रहे हैं। जैसे हम चूहे भगाने के लिए क्या करते हैं? चूहों को मारते हैं, तो वो जो कुछ गोलियां वगैरह ला के घरों में डाल देते हैं, उससे चूहे मर जाते हैं। तो ये अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं इनके ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है और इनकी जो प्रजातियां हैं ये लुप्त होती जा रही हैं। बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना, इसका उद्देश्य क्या है? बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना। समाप्त होने वाली स्पीसीज को बचाना। क्या करना है? समाप्त होने वाली जो स्पीसीज होती हैं उन्हें बचाना, ये इसका उद्देश्य होता है। परितंत्र क्या होता है? परितंत्र, परितंत्र क्या होता है? परितंत्र क्या होता है कि जो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव किसी क्षेत्र कोई क्षेत्र होता है तो कोई एरिया होता है, उस क्षेत्र में रहने वाले जो पौधे होते हैं, प्राणी होते हैं, क्षेत्र के पौधे, प्राणी, पौधे, प्राणी और क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, जो माइक्रोब्स उसमें पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव। और क्या होंगे? सूक्ष्म जीव अजैव घटकों, कुछ अजैव घटक हो गए, जैसे अजैव घटक कौन कौन से हो गए? अजैव घटकों, अजैव घटक कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जलवायु, मिट्टी, जैसे जलवायु, मिट्टी, जलवायु, मिट्टी, नदी, डेल्टा, नदी, डेल्टा, नदी, डेल्टा इत्यादि क्या है? ये संयुक्त रूप से क्या होते हैं? किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। ये संयुक्त रूप से क्या करते हैं? ये संयुक्त रूप, ये सब मिलकर के क्या है? इन सब को मिला करके क्या है? परितंत्र का निर्माण होता है। रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। परितंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ये सब संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो परितंत्र क्या होता है? परितंत्र होता है किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव और अजैव घटक। ये क्या होता है? अजैव घटक जैसे मिट्टी, जलवायु, नदी, डेल्टा, ये सब, इन सब को मिला करके क्या कहते हैं? परितंत्र। परितंत्र में यदि हम परितंत्र का नाम लें तो क्या आएगा? उस क्षेत्र में जो रहने वाले
जितने भी प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पौधों की स्पीसीज हो गई, जो वन्य जंतु हो गए, जो प्राणी जात और वनस्पति जात की स्पीसीज है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? रेड डाटा पुस्तक होती है, इसमें संकटापन स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन स्पीसीज का क्या किया जाता है? का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन स्पीसीज का क्या किया जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन स्पीसीज होती है यानी कि जो वह स्पीसीज जो लगभग खत्म होने वाली हो रही है या जिनकी संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है, उनका रिकॉर्ड किस में रखा जाएगा? रेड डाटा पुस्तक है उसमें रखा जाता है। पौधों और जंतुओं की अन्य स्पीसीज के लिए क्या है? पौधों और जो जंतुओं की होती है वो अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। पौधों और जंतुओं की जो अलग अलग प्रजाति होती है ना, उनका अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। और जंतुओं की, पौधों और जंतुओं की जो और जंतुओं के स्पीसीज की, पौधों और जंतुओं की जो स्पीसीज होती है के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक हैं। के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसमें जो संकटापन स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों और जंतुओं की स्पीसीज है उनके लिए अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। अब है प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं? जो अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान से उड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, वो क्या होते हैं? उड़कर सुदूर क्षेत्रों की लंबी यात्रा करते हैं। सुदूर क्षेत्रों की, जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों की क्या है? लंबी यात्रा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान क्या है? वहां पर उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, इसलिए ये जो अंडे इत्यादि देते हैं वो वहां पर नहीं पनप सकते बहुत ज्यादा ठंड के कारण, इसलिए ये दूसरे एरिया में चले जाते हैं और वहां पर अंडे इत्यादि देते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि मूल आवास में ज्यादा ठंड, इसका कारण क्या है? इनका जो मूल आवास है वहां पर ज्यादा ठंड होती है, तो इसलिए ये जब ज्यादा ठंड होती है उनके मूल आवास पर तो वह ये उड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसे पक्षियों को जो उड़कर दूसरे क्षेत्रों में आए हुए अपने मूल स्थान को छोड़कर, उन्हें क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। मूल स्थान में ज्यादा ठंड पड़ना, मूल स्थान में ज्यादा ठंड पड़ना, इस कारण से ये क्या होते हैं? प्रवासी पक्षी होते हैं। ये उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कागज का पुनः चक्रण, कागज का पुनः चक्रण, कागज का पुनः चक्रण, कागज का पुनः चक्रण। अब यहाँ पर मतलब ये अलग सा टॉपिक
टॉपिक लग रहा है कि यहाँ पे कागज का जिक्र कहाँ से आ गया। तो कागज का जिक्र यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि जो कागज का निर्माण होता है वो पेड़ों को काट कर होता है। पेड़ों की जो लुगदी होती है वो कागज बनाने के काम आती है। तो यहाँ पर क्यों करेंगे हम कागज का पुनः चक्रण, क्योंकि पेड़ों को काटा जाता है। यदि हम एक कागज का बार बार उपयोग करेंगे तो यानी कि हमें पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस कारण से कागज का पुनः चक्रण हमें करना चाहिए। 17 वृक्ष होते हैं, उन्हें जब हम काटते हैं तो 1 टन कागज मिलता है। 17 वृक्षों को काटने पर क्या होता है, 1 टन कागज है वो प्राप्त होता है। कितना कागज प्राप्त होता है, 1 टन कागज प्राप्त होता है। 17 पेड़ों को काटने पर 17 पेड़ जब काटते हैं और यदि एक कागज है उसका 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण यानी कि दोबारा उपयोग उसका किया जा सकता है, उन्हें जलाना नहीं चाहिए। एक कागज का कितनी बार पुनः चक्रण किया जा सकता है, 5 से 7 बार क्या है पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति एक दिन में एक कागज की बचत करता है तो साल में बहुत सारे कागज बच जाते हैं। जो कागज उद्योग है उसमें उपयोग में इससे और क्या लाभ होंगे कि कागज उद्योग में बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, बहुत सारी बिजली की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे पानी और बिजली दोनों की बचत होगी। तो क्या होगी और क्या फायदा होगा, पानी और बिजली की क्या है बचत होगी। पानी और बिजली की बचत होगी। पानी और बिजली की क्या है बचत होगी। पानी और बिजली की बचत होगी। और क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो हानिकारक रसायनों के उपयोग में कमी आएगी। हानिकारक रसायनों के उपयोग में कमी आएगी। के उपयोग में क्या है, हानिकारक रसायनों के उपयोग में क्या है कमी आएगी। इससे क्या होगा, हानिकारक जो रसायन है उनका उपयोग कम होगा। रोपण, पुनर्वन रोपण। ये पुनर्वन रोपण क्या होता है, तो काटे गए जो वृक्ष हैं उनकी जगह दूसरे वृक्ष लगाना। काटे गए पेड़ की जगह वृक्ष रोपण क्या होता है, काटे पेड़ों की जगह वृक्ष रोपण करना क्या है, पुनर्रोपण होता है। वृक्ष रोपण ये क्या होता है, पुनर्वन रोपण होता है। और काटे गए जो स्पीसीज वाले क्षेत्रों वाले वृक्ष हैं उनका पुनर्रोपण करना। जो शेष प्रजाति के स्पीसीज का पुनर्रोपण करना भी क्या है, पुनर्वन रोपण है। वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ना। क्षेत्र को जो क्षेत्र होता है जहाँ पर वन को काटे गए हैं उस क्षेत्र को यदि हम बाधा रहित छोड़ दें तो उसमें अपने आप वो पौधे हैं वो दोबारा उगाते हैं और वो पेड़ बन जाते हैं। क्षेत्र को अबाधित छोड़ना। क्षेत्र को क्या है, अबाधित छोड़ना। इससे भी क्या है, पुनर्वन रोपण होता है। भारत में क्या है, वनों को सुरक्षित रखने के लिए भारत वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है, भारत वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। इस वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है, कि इसका उद्देश्य है कि जो वन है उन्हें काटा ना जाए, क्योंकि वन है ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं, हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो ये प्रदूषण स्तर इससे मेंटेन रहता है। तो
भारत वन संरक्षण अधिनियम। भारत वन संरक्षण अधिनियम, भारत वन संरक्षण अधिनियम है। ये क्या है? ये भारत में क्या है? वन संरक्षण अधिनियम। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक वनों का, प्राकृतिक वन है उनका संरक्षण और संवर्धन। वनों का संरक्षण, उन्हें रक्षण करना और उनकी क्या है? मात्रा में इजाफा हो, उनकी जो क्षेत्र है वो बढ़े। संरक्षण और संवर्धन, संरक्षण और संवर्धन। प्राकृतिक वन है उनका संरक्षण और संवर्धन। वन में और वन के जो समीप रहने वाले लोग हैं ये क्या है? ये उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वन में रहने वाले लोग हैं, इसका क्या है कि वन में जो लोग रहते हैं वन में और जो वन के समीप रहते हैं उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और वन के समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, की आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो। आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की क्या है? पूर्ति हो सके। वन और वन के समीप रहने वाले जो लोग हैं उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो ये था हमारा चैप्टर। इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 7 ये खत्म होता है। वन एवं जीवों का जो संरक्षण है, ये वन और जंतुओं का जो संरक्षण का चैप्टर है ये हमारा समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। और मेरी वीडियो को है शुरू से अंत तक देखिए और आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।